वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी। तो आइए, एजेंसी क्या चीज़ है। एजेंसी को अभिकरण भी बोलते हैं। तो एजेंसी को आप कैसे समझेंगे? जैसे आप अपने नज़दीकी शॉप में जाते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी जो भी आपको खरीदना है, उसकी जो कंपनी होती है वो बाहर की कंपनी होती है। मतलब आप नज़दीकी जो शॉप में जा रहे हैं वहाँ पे उसका माल का मैन्युफैक्चर नहीं होता है। एग्जांपल के लिए आप सोनी टीवी खरीदने गए, सोनी टीवी आपके नज़दीकी शॉप में नहीं बन रही, बाहर है, उसका मालिक कोई और है। लेकिन हम यहाँ जिस शॉप में जा रहे हैं वो वस्तु को मालिक की तरफ से बेचने का अधिकार रखता है, उसकी प्रतिनिधि कर रहा है, उसका वो एजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में उसने क्या है, कंपनी के साथ एक समझौता किया, अनुबंध किया है, और जो अनुबंध किया है उसको हम एजेंसी कहते हैं कि उसने उसकी एजेंसी ले रखी है। फिर से कोई सामान हम खरीदने जा रहे हैं और वो जो सामान देने वाला है, जिसकी लोकल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, व्यापार कर रहे हैं, वो अलग बात है। जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, और वो ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक अपना माल पहुंचा नहीं पाते, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक व्यक्ति बीच में रखेंगे मीडिएटर के तौर पे, जो उनकी माल को ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, एजेंट का काम करता है। तो एजेंट और जो वास्तविक मालिक है, इसके बीच जो एग्रीमेंट होगा, अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको ही हम एजेंसी कहते हैं। इसके संबंध में परिभाषा देखेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार एक एजेंट वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्षों के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक प्रधान कहलाता है। जिसके लिए काम कर रहा है तो वो मालिक और प्रधान कहलाता है। मालिक या प्रधान जो है और एजेंट के बीच में जो अनुबंध हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एजेंसी कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद हम देखते हैं एजेंसी की स्थापना। एजेंसी की स्थापना क्या है? तो एजेंसी की स्थापना है, पहला, स्पष्ट अधिकार द्वारा। एजेंसी की स्थापना क्या है? स्पष्ट अधिकार द्वारा। यदि कोई व्यक्ति लिखित शब्दों में अथवा मौखिक शब्द में, मौखिक वचन द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य करने के लिए अधिकार दे देता है, तो ऐसे में ये स्पष्ट अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना कह सकते हैं। गर्भित अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार, आचरण या उनकी स्थिति के अनुसार भी हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे गर्भित अधिकार द्वारा। गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा कोई व्यक्ति अपने आचरण द्वारा स्पष्ट रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि अमुक व्यक्ति जो है उसका प्रतिनिधि है, और यदि वह दूसरा व्यक्ति इस विश्वास पर उस प्रतिनिधि से कोई अनुबंध करता है तो इस अनुबंध के लिए पहला व्यक्ति बाध्य होगा, तथापि वास्तव में वह व्यक्ति जिसके लिए अनुबंध किया गया है उसका प्रतिनिधि नहीं है। अगर ऐसा कोई वचन करता है कि फलाना व्यक्ति उसका एजेंट है और उसके साथ वो कोई लेन देन करता है, तो ऐसे में जो विश्वास दिलाया है वो उसके लिए बाध्य रहेगा। किसी कानून के कार्यशील होने पर, कभी कभी किसी कानून के कार्यशील होने पर भी एजेंसी की स्थापना होती है। जैसे साझेदारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक साझेदार फर्म का जो है एजेंट होता है। फर्म जो बनती है उसके जो जितने भी साझेदार हैं वो फर्म के क्या हैं, एजेंट कहलाते हैं। आवश्यकता द्वारा, जब कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर किसी स्पष्ट या गर्भित अधिकार के अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में एजेंसी को आवश्यकता द्वारा एजेंसी हम कह सकते हैं। पुष्टिकरण द्वारा, जब एक व्यक्ति बिना नियोक्ता की जानकारी और अधिकार के लिए उसके लिए कार्य करता है, बाद में नियोक्ता उसकी पुष्टि कर देता है। शुरू में तो काम करते समय पता नहीं था, लेकिन बाद में मालिक प्रधान को पता चलता है और उसकी पुष्टि कर देता है, तो इसको पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना कह सकते हैं। ये एजेंसी की स्थापना के संबंध में कुछ बिंदु हैं।
इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं एजेंसी की समाप्ति किन किन तरीके से हो सकती है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नियोक्ता द्वारा खंडन, नियोक्ता किसी भी समय एजेंट के अधिकारों का खंडन करके उसको भंग करके एजेंसी समाप्त कर सकता है। एजेंट द्वारा परित्याग, एजेंट को भी अधिकार है कि वो कभी भी सूचना देकर अपना जो एजेंसी समाप्त कर सकता है। व्यापार पूरा होने पर, जिस पर्पज से हमने एजेंसी स्थापित किया था वो व्यापार का उद्देश्य पूरा हो गया तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। एजेंट की मृत्यु या पागल होने पर, अगर एजेंट की मृत्यु हो गई या वो पागल हो गया तो भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। नियोक्ता जो है, जिसको प्रधान या मालिक हम कह रहे हैं, अगर वो दिवालिया हो गया तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। पारस्परिक ठहराव द्वारा, अगर नियोक्ता और एजेंट के बीच आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो इसके तहत भी एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। अवधि पूर्ण होने पर, एक निश्चित समय हमारा बीत गया एजेंसी का, तो ऐसे कंडीशन में भी एजेंसी समाप्त हो सकता है। विषय वस्तु नष्ट होने पर, जिस पर्पज से एजेंसी उत्पन्न की गई थी, अगर वो वस्तु नष्ट हो गया तो एजेंसी समाप्त माना जाएगा। ये इससे संबंध में कुछ पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लेंगे। मालिक और प्रधान जो बोल रहे हैं, जो नियोक्ता है उसके प्रति एजेंट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पहला है कार्य का निष्पादन करना। कार्य का निष्पादन करने का जो है एजेंट का कर्तव्य बनता है। उसके बाद है आदेशानुसार व्यापार का संचालन करना। जो आदेश देगा नियोक्ता उसके अनुसार व्यापार का संचालन करने का अधिकार कर्तव्य बनेगा। उचित सावधानी तथा परिश्रम से कार्य करना, सावधानी और परिश्रम से कार्य करने का एजेंट का कर्तव्य बनेगा। उचित हिसाब किताब रखना और उसको प्रस्तुत करना, अपने हिसाब किताब उचित तरीके से रखे, सावधानी से रखे और उसको समय पर नियोक्ता को, प्रधान को, मालिक को प्रस्तुत करें। कठिनाई की दशा में प्रधान को सूचना देना और निर्देश भी प्राप्त करना। अगर कोई कठिनाई है तो ऐसे कंडीशन में अपने नियोक्ता को, मालिक को, प्रधान को सूचित करे, सूचना दे और उससे आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का कर्तव्य बनता है। प्रधान से प्राप्त धन प्रधान को वापस करना। यदि कोई राशि एजेंसी के संबंध में लिया है, बाद में उसका कर्तव्य है कि उस राशि को प्रधान को, नियोक्ता को वापस करे। निजी लाभ या अपने नाम से व्यवहार न करना, अपने पर्सनली नाम से वो व्यवहार न करेगा, लेन देन नहीं करेगा। एजेंसी है तो एजेंसी के नाम से ही और अपने नियोक्ता की ओर से ही वो जो भी है लेन देन करेगा। निजी लाभ या अपने नाम से व्यवहार न करना। इसके बाद है मृत या पागल हुए व्यक्ति के हितों की रक्षा। इस संबंध में मृत, यदि नियोक्ता की मृत्यु या उसके पागल होने के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता है तो एजेंट का कर्तव्य है कि नियोक्ता के उत्तराधिकारियों की ओर से उसके स्वत्वों की जो है, उसके स्वामित्व की जो है रक्षा के लिए सभी उपाय करें। अपने अधिकारों का हस्तांतरण न करना, तो एजेंट का कर्तव्य बनता है कि जो उसको अधिकार सौंपे गए हैं एजेंसी के तहत, उसको जो अधिकार प्राप्त है उसका हस्तांतरण वो न करे, किसी और प्रतिनिधि को अपने अंदर न रखें। माल के, प्रधान के माल पर विपरीत अधिकार स्थापित न करना। जो एजेंसी में उसको माल अधिकार के रूप में दिए गए हैं उसके विपरीत अधिकार वो प्राप्त करने की कोशिश ना करे, उसका दुरुपयोग ना करे, ये इसके कर्तव्य हैं। इसके बाद देखते हैं प्रधान मालिक है जो नियोक्ता है उसके विरुद्ध एजेंट के क्या अधिकार हैं, है ना। अभी तक हमने पढ़ा कर्तव्य, अब है अधिकार। तो प्राप्य धन को रोक कर रखने का अधिकार। पहला अधिकार है कि वो जिस पर्पस से एजेंसी स्थापित की गई है उसमें उसका कुछ कमीशन एजेंट को मिलता है। तो अगर कोई राशि बिक्री के दौरान प्राप्त है तो उसमें अपना कमीशन काट के उसको राशि को वो रोक कर रख सकता है। पारिश्रमिक पाने का अधिकार, इसके संबंध में उसको पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार है, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है और निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी समाप्त करने का अधिकार है। तो ये है एजेंट के अधिकार। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे पक्षकार के प्रति इसका जो उत्तरदायित्व है ये क्या चीज़ है। तीसरे पक्षकार के प्रति भी एजेंट के उत्तरदायित्व होते हैं। उसमें पहला है कि नियोक्ता के विदेशी होने पर। दूसरा है जहां एजेंट अपने प्रधान का नाम
नहीं बताता है, जहां प्रधान पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सके। एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र भंग करने पर, तीसरे पक्षकार के साथ कपट करने पर, जब एजेंट का एजेंसी में व्यक्तिगत हित हो, अनाधिकृत एजेंट होने पर, जब एजेंट विनिमय साध्य विलेख अपने ही नाम से हस्तांतरित करता है, तो ऐसे में वो तीसरे पक्षकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व रखता है। दंडनीय कार्य के समय यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो दंडनीय है, तो ऐसे में वो नियोक्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा नियोक्ता द्वारा पुष्टिकरण न होने पर। तो ऐसे ये इतने सारे पॉइंट हैं जिसमें एजेंट अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा, एजेंट व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों और जो उपभोक्ता हैं उसके लिए उसके प्रति एजेंट उत्तरदायी रहेगा और इसके लिए उसकी जिम्मेदारी बनेगी, इसमें नियोक्ता का उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट, ये क्या चीज़ है। उप एजेंट हम उनको बोलते हैं जब हमने एजेंसी ली और उसके अंतर्गत हमने अपने ही एजेंट और रख लिए हैं। जैसे इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि कंपनी है कोई, जैसे सोनी टीवी या कोई फ्रिज का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसका जो एजेंट है रायपुर में, उसने एक एजेंसी दे दी रायपुर वाले को, है ना, बड़े शहर वाले को दे दी, रायपुर वाले को दे दी है एजेंसी। अब रायपुर वाला जो एजेंसी है पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में वो सप्लाई नहीं कर पाएगा या फिर ग्राहकों से और उपभोक्ताओं से संपर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने हर शहर में, बड़े बड़े जो शहर है वहाँ अपने एजेंट उसने बिठा दिए। ठीक है, जो भी एजेंट बिठाए हैं तो उन एजेंट को डायरेक्ट कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन किनसे है, रायपुर वाले से। और रायपुर वाला जो है एजेंट एजेंसी जो है वो मेन कंपनी से उसका एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे रायपुर वाले के अंडर में जितने भी सोनी कंपनी के या अन्य कंपनी के जो माल विक्रय कर रहे हैं तो वो किसके एजेंट कहलाएंगे, जो रायपुर वाला है मूल एजेंट है उसके उप एजेंट कहलाएंगे, उसके अंडर में काम कर रहे हैं क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे जो मुख्य एजेंट है, मूल एजेंट है, उसके अंडर में ही उसके अंतर्गत ही अधीनस्थ ही कोई और एजेंट नियुक्ति होती है तो उसको बोलेंगे उप एजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, नियोक्ता इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए कौन रहेगा, एजेंट रहेगा। ठीक, अब स्थानापन्न एजेंट क्या चीज़ है, जब कंपनी ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए, मान लो कोई जमीन की बिक्री है, कोई संपत्ति की बिक्री है, उसके लिए और एजेंट की स्थापना करने के लिए बोला, तो ऐसे में जो मूल एजेंट है वो सजेस्ट किया और उसके बाद एक एजेंट की नियुक्ति कर लेते हैं। तो मूल एजेंट द्वारा किसी अन्य एजेंट को अगर नामांकित करने का अधिकार है और नियोक्ता उसको नियुक्ति करता है तो ऐसे में वो स्थानापन्न एजेंट कहलाएगा। स्थानापन्न एजेंट जो है मूल एजेंट के अंदर में अंतर्गत काम नहीं करेगा, उसका अलग ही अधिकार और कर्तव्य रहेगा। तो उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट में ये है, इसमें अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। उप एजेंट जो रहेगा मुख्य एजेंट के नियंत्रण में कार्य करता है, अभी मैंने चर्चा किया कि उसके अंतर्गत काम करेगा। उप एजेंट मुख्य एजेंट के नियंत्रण में कार्य करता है। स्थानापन्न एजेंट का सीधा संबंध नियोक्ता से होता है। मुख्य एजेंट जो है उप एजेंट के कार्यों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मुख्य एजेंट अपने अंडर में रखा है और उप एजेंट अगर कोई कार्य लापरवाही कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायी वो नियोक्ता के प्रति मुख्य एजेंट होगा। स्थानापन्न एजेंट स्वयं अपने कार्यों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा। उप एजेंट अपनी पारिश्रमिक की मांग किससे कर रहा है, मुख्य एजेंट से करता है, नियोक्ता से नहीं करेगा। जो अन्य छोटे छोटे शहर हैं वो रायपुर वाले से अपना जो पेमेंट कमीशन मांगेंगे, है ना, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं मांगेंगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। स्थानापन्न एजेंट अपने पारिश्रमिक की मांग किससे करेगा, डायरेक्ट जो प्रधान है नियोक्ता है उससे करेगा। उप एजेंट की जो नियुक्ति है व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार या एजेंसी की प्रकृति के कारण होती है। और स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति एजेंट तभी कर सकता है जब प्रधान जो है नियोक्ता उसकी अनुमति प्रदान करता है। तो अगर नियोक्ता बोलेगा कि और एक एजेंट की नियुक्ति करनी है उस कार्य को करने के लिए अलग से, उससे रिलेटेड कार्य के लिए, तो वैसे कंडीशन में स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति की जाती है। तो इसे आप इस तौर पे इस रूप में समझ सकते हैं और इसे आप अच्छे से पुस्तक या गाइड से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा
साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें।